नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुन करके आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आपका ही नहीं बल्कि हर वो भारतीय का जो कि भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं, विश्व का सुपर पावर बनाना चाहते हैं और सच में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और इसीलिए भारत को हर वो चीज जिससे भारत एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकता है, भारत वो स्टेप ले रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। चाहे हमारा एक्सपोर्ट का निरंतर थोड़ा थोड़ा बढ़ना हो या फिर हम किसी दूसरे देश के साथ जो भी डिफेंस इक्विपमेंट डील कर रहे हैं उसको भी तेजी से करना हो, या फिर अपने ही देश में डिफेंस वेपन्स को बनाना हो। जैसा कि हमारी डीआरडीओ जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और हमने ब्रह्मोस रशिया के साथ बनाया, जिसको हमने पहले फिलीपींस को बेचा और अभी जुलाई 2026 में इंडोनेशिया ने बोला है कि वो भी ब्रह्मोस मिसाइल लेगा। और फिलीपींस से हमारी बातें, फिलीपींस कह रहा हूं मैं, वियतनाम से हमारी बातें शुरू हो गई हैं और वियतनाम भी इंटरेस्टेड है हमारे ब्रह्मोस मिसाइल में। तो कहीं ना कहीं हम डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भारत पहले डिफेंस को इंपोर्ट करने के ऊपर में जोर देता था, हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे, उनसे जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते थे, हमारा देश बना नहीं पाता था, लेकिन अब वो चीजें वापस से सही हो रही हैं। और जैसे ब्रह्मोस में हमने रशिया के साथ साझेदारी करके एक अच्छा डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की नींव रखी, उसी तरीके से अब हम जो आपको बताने वाले हैं उसमें आप सुन करके चौंक जाएंगे, क्योंकि भारत अब फ्रांस के साथ 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला। और ये 6th जनरेशन जो फाइटर मैं आपको बता रहा हूं, ये उससे भी कहीं बड़ा है। 6th जनरेशन फाइटर और जो फ्रांस के साथ डील हुई है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये FACS है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइटर प्लेन अकेले नहीं उड़ेगा, ये एक तरीके का आयरन मैन होगा। और आयरन मैन को आपने जब एंड गेम में देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आयरन मैन सिर्फ सूट के साथ नहीं चलता है, बल्कि उसके साथ छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं जो उसका सपोर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं ये फाइटर प्लेन उड़ेगा। और जो फाइटर प्लेन में जो कैप्टन होगा वो एक तरीके से मतलब ब्रेन का काम करेगा, उसको फिजिकली ऑपरेट नहीं करना होगा, क्योंकि सारा काम डिजिटलाइज होगा, सारा काम AI करेगा। बहुत हद तक सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ वो कनेक्ट होगा फाइटर प्लेन, और वो एक तरीके से कॉम्बैट क्लाउड निर्माण करेगा। ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, पर इसके ऊपर में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमने डील किया है इससे पूरी दुनिया शॉक है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, जिसमें आफ्टर जर्मनीज एग्जिट इंडिया आईज फ्रांस लेड 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम। द प्रिंट ने भी इसको छापा है और यूरोपियन मीडिया भी इसके ऊपर में बात करना अब शुरू करेगी ही करेगी, क्योंकि इसमें जर्मनी के साथ हमने मतलब हमारा देश जब आजाद हुआ उसके बाद जब हमने देखा कि भैया पाकिस्तान, चाइना जैसी एक दुश्मन देश हमारे पड़ोसी में रहती है, तो हमने सोचा कि भैया दूसरे देश जो कि डिफेंस के मामले में बहुत आगे हैं उनके साथ एक समझौता किया जाए, जिसकी वजह से हमने इजराइल के साथ भी समझौता किया। लेकिन यहां पर हमारा साथ में जर्मनी दिया, क्योंकि जर्मनी, स्पेन और फ्रांस बना रहे थे इस तरह के फाइटर प्लेन को। रशिया के साथ भी हमारा डील नहीं हुआ, क्योंकि रशिया इस मामले में थोड़ा पीछे है। और अमेरिका वो ऐसा देश है जो चाहता ही नहीं है कि वो चाइना वाली गलती दोबारा करे, जैसे उसने चाइना को ग्रो करने में मदद किया था, वैसे वो नहीं चाहेगा कि भारत भी उसी प्रकार ग्रो करे और आने वाले समय में अमेरिका को एक तरीके से चैलेंज करे। इसी वजह से अमेरिका जो है कभी भी भारत को आगे बढ़ने नहीं देगा। और इसी वजह से भारत जब भी, अभी आप AMCA के बारे में या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में सुन रहे होंगे, कावेरी इंजन के बारे में आप सुन रहे होंगे, तब आपको पता चला होगा कि कावेरी इंजन जो हम पहले अमेरिका से इंपोर्ट करने वाले थे वो अमेरिका इंपोर्ट नहीं कर रहा है, डिले लगा रहा है, बहुत सारा दिक्कत, प्रॉब्लम जो है वो बीच में लेके आ रहा है। अब क्या हुआ है इंटरेस्टिंग, जब आपका इंटेंशन क्लियर हो तो फिर भगवान भी, ईश्वर भी आपका साथ देता है। तो ईश्वर भारत का साथ दिया, क्योंकि जर्मनी, स्पेन और फ्रांस जो बनाने वाले थे उसमें जर्मनी अब एग्जिट कर गया है। जर्मनी की एग्जिट से फ्रांस जो FCAS प्रोग्राम बना रहा था उसमें इंडिया इंटरेस्ट दिखाता है। फ्रांस की तरफ से इन्विटेशन आया, इंडिया इंटरेस्ट दिखा रहा है, और फ्रांस की लीडरशिप से, स्पेन के मदद से भारत 2 और देशों के साथ एक फाइटर जेट बनाएगा। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में वो ऐसी क्या कहा सुनी हो गई जिसकी वजह से जो जर्मनी है उसको इससे अलग होना पड़ा। क्योंकि देखो,
वर्क शेयर, क्योंकि ये दोनों यूरोपियन देश हैं, यूरोपियन देशों में कंपटीशन की भावना भी आती है और कंपटीशन के साथ साथ वर्क शेयर की भी बात आती है। वर्क शेयर का मतलब क्या? मतलब यह है कि जैसे रशिया के साथ हमने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के प्रोग्राम बनाया था, तो उसमें जो वर्क शेयर था वो रशिया का 49% था और भारत का 50 पॉइंट कुछ प्रतिशत यहां पर वर्क शेयर था। अब इस वर्क शेयर की वजह से क्या होता है कि जब इस ब्रह्मोस मिसाइल को हम बेचेंगे तो रशिया को मिलेगा 49%, मतलब जो भी उसका प्राइस होगा, जो भी कस्टमर पे करेंगे, और इंडिया को मिलेगा 50%। तो यही वर्क शेयर हो गया। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में वर्क शेयर को लेकर के इशू हो गया कि भैया हम इतना पैसा, हम इतना मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो दोनों भी नहीं चाहते थे। और दूसरी बात यह है कि फ्रांस चाहता था कि डसॉल्ट को एक तरीके से, जो वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर एक तरीके से ये इज्जत प्राप्त कर चुका है, वो आगे रहे। न्यूक्लियर डिटरेंस को लेकर के भी वो प्लान कर रहा था कि हमें जब रशिया से हमें टैकल करना होगा आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि रशिया का जो एक तरीके से मतलब एक डायरेक्ट टारगेट है वो यूरोप है, और यूरोप में को जो प्रोटेक्ट करेगा वही यूरोप का जो है वो बड़ा भाई कहलाएगा। इसकी वजह से जर्मनी का अलग ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट था। तो टेक्नोलॉजी से ज्यादा कभी कभी मुश्किल हो जाता है पार्टनरशिप मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप जिसके साथ पार्टनर हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या फिर फ्रेंडशिप हो, किसी भी चीज में अगर पार्टनरशिप आप कितने भी योग्य हैं, कितने भी आप इंटेलिजेंट हैं, कितने भी आप समझदार हैं, लेकिन आप दोनों में आपस में नहीं बनेगा, तो फिर आप लोग एक तरीके से कोई एक टारगेट को लेके, कोई एक गोल को लेके कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे और फिर चीजें सही नहीं होंगी, डिले होंगी बहुत सारी। यहीं पर इंडिया की कहानी शुरू होती है और अब जर्मनी के एग्जिट से फ्रांस और इंडिया जो है वो एक साथ इस चीज में आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर गौर से आपको समझने वाली बात यह है कि AMCA ऑलरेडी इंडिया बना रहा है। देखो, हमारे विश्व में जिस तरीके से हमने फाइटर, अब जैसे आईफोन होता है, आईफोन 12, 13, 14, 15, 16 जो भी है, सीरीज है एक, उसी तरीके से फाइटर प्लेन में भी सीरीज है। फाइटर प्लेन में सीरीज क्या है कि इसको हमने जनरेशन वाइज डिवाइड कर दिया है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अभी तक विश्व जो है वो फिफ्थ जनरेशन या फिर सिक्स्थ जनरेशन को शुरू कर दिया, लेकिन भारत अभी फिफ्थ जनरेशन ऑफ फाइटर प्लेन ही बना पा रहा है। इसी बनाने को ऊपर में लगा हुआ है। जो भी विश्व है वो, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका चाइना, रशिया, उसके बाद अमेरिका, चाइना, रशिया, ये सारे देश ऐसे हैं जो कि सिक्स जनरेशन बना रहे हैं। और जैसे अमेरिका का F-47 है, वो ऐसा फाइटर जेट है जो कि सिक्स जनरेशन कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान किसमें है? तो पाकिस्तान अभी सोच भी नहीं रहा है। भारत जो है फिफ्थ जनरेशन को लेकर के सोच रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं इस चीज को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान अभी चाइना से इंपोर्ट करने की बात कर रहा है और चाइना भी अभी तक क्लियरिफाई नहीं किया हुआ है। जैसे पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट J-36 जो है वो चाइना से इंपोर्ट करने वाला है, बट जून के मंथ में, अभी 2026 में चाइना ने मना कर दिया कि वी वोंट गिव यू एनी फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। तो उसके बाद भारत जो है AMCA बना रहा है। ये AMCA जो है इंडिया का इंडिजिनस फाइटर है और इसी में जो हमें इंजन चाहिए वो यूएसए से हमें मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होनी शुरू हुई और इसी के लिए हमें कावेरी इंजन जैसी चीजें चाहिए थी। तो ये क्रिस्टल क्लियर आपको होना चाहिए जब हम सिक्स जनरेशन पढ़ेंगे। यहां पर सिक्स्थ जनरेशन जो भी दूसरे देशों के पास है उससे बेहतर या उसके इक्विटेबल, मतलब जो चाइना का उससे बेहतर है, ये इसको बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो भारत जब AMCA बना रहा है तो फ्रांस के साथ ये फिफ्थ जनरेशन बनाने की क्या ही दिक्कत है? तो फिर सवाल आता है कि भाई आप बना रहे हैं फिफ्थ जनरेशन, दुनिया जो है सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट पे पहुंच गया है, तो फिर आपको नहीं लगता है कि अगर आपका जो गोल है वो एक तरीके से सुपर पावर बनने का, जो कि भारत के पास कैपेबिलिटी है, we cannot say the same thing about Pakistan, we cannot say the same thing about Bangladesh, we cannot say same thing about any African countries or any South Asian country or any Central Asian country. So it is India who have the capability to become the defense exporter, or we can say the sixth generation or fifth generation aircraft exporter like we did in ISRO. देखो ISRO में क्या हुआ था? ISRO में पहले जो नासा थी वो इतना महंगा उनके ऑपरेशंस होते थे, स्पेस ऑपरेशंस होते थे, जिसकी वजह से छोटे छोटे देशों को भी अगर अपना सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाना होता था तो वो नहीं पहुंचा पाते थे। लेकिन यहां पर भारत ने जब नासा को मतलब एक तरीके से कंपटीशन देने के लिए जब ISRO को
मतलब एक्टिवेट किया और उसमें बहुत सारी हमने इन्वेस्टमेंट की, तो इसरो अभी बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा, और ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव मिल पाया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाया, जिसकी वजह से लोग अपने छोटे छोटे सैटेलाइट्स को जो है स्पेस में भेज सके। नाउ यहां पर जब हम 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट वर दोज जो फर्स्ट से लेके 5th जनरेशन है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो भैया देखो, फर्स्ट जनरेशन जो था 1940 से 1950 के दशक में था, जिसमें जेट इंजन नॉर्मली सब सोनिक मतलब साउंड के रफ्तार से कम की स्पीड से चलने वाले फाइटर जेट्स हुआ करते थे, जिसमें रडार की कैपेबिलिटी बहुत कम हुआ करती थी। आपने मिग 15 या अमेरिका का F-86 सेबर के बारे में आपने सुना होगा। फिर सेकंड जनरेशन आता है जो सुपर सोनिक होती है, मतलब साउंड के स्पीड से भी ज्यादा उसकी स्पीड होती है, और वो 1950 से 1960 जिसमें हम मिसाइल को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और वो एयर टू एयर मिसाइल्स इसमें आ सकता है, रडार का उपयोग बहुत ज्यादा हो सकता है, और स्पीड ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ी, जिसमें मिग 21 और मिराज 3 F-104 जैसी फाइटर जेट्स होती हैं। फिर थर्ड जनरेशन आता है, इसको ज्यादा खींचेंगे नहीं, इसमें रडार और बीवीआर का मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज। इससे पहले जो फाइटर जेट्स हुआ करती थी, उस फाइटर जेट को सामने में अगर कोई टारगेट दिखता था, थ्रेट दिखता था, तो उसको ही वो न्यूट्रलाइज कर पाएगी। लेकिन यहां पर टारगेट जो फाइटर प्लेन है उससे कहीं कितना भी दूर में हो, लेकिन अगर रडार में डिटेक्ट हो जाता है उसके हीट सिग्नल्स, तो उसको जो है वो यहां पर फायर कर सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, और ये F-4 फैंटम 2 मिग 23 और मिराज F-1 है। इसके बाद आता है 4th जनरेशन, जिसमें एजिलिटी आती है कि जो मनोवरेबिलिटी, घूमने की शक्ति की, जिस स्पीड में, जिस लचक के साथ फाइटर प्लेन घूम पाती है, वो मनोवरेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी आती है। फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी क्या है? तो इसमें क्या है कि जो वहां पर कैप्टन है, जो उसको चला रहा है, चालक जो है, उसको अब चलाने की जरूरत नहीं है। नाउ ही कैन डिपेंड ऑन द कंप्यूटर, बिकॉज उस टाइम पर एआई नहीं थी, तो कंप्यूटर के ऊपर में वो डिपेंड हो सकते हैं, और कंप्यूटर बहुत हद तक मदद करेगा, शूट डाउन कर सकता है, लॉक कर सकता है। उसके बाद इसमें F-16, F-15, मिग 29 और सुखोई 27 जैसे फाइटर प्लेन्स हैं। उसके बाद आता है 4.5 जनरेशन, इसको जो है एक तरीके से एक्सटेंशन की तरह आप देख सकते हैं 4th जनरेशन में, जो कि एडवांस सेंसर्स आ जाते हैं, और एक तरीके से डेटा लिंक सेंसर फ्यूजन हो जाता है, मतलब हम अलग अलग जो मशीन है उनसे जो है हम मदद ले सकते हैं डिटेक्ट करने में। अब आता है 5th जनरेशन, जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाला है। स्टेल्थ का मतलब है कि ये छुप सकता है, मतलब जो हमारा दुश्मन देश होगा वो अगर हमारे फाइटर प्लेन को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। ये इनविजिबल हो जाएगा एक तरीके से, मतलब कि अब देखो, रडार जो कैप्चर कर भी पाता है तो वो हीट सिग्नल्स की वजह से कैप्चर कर पाता है, लेकिन हीट सिग्नल्स कहां से मिलते हैं उनको? तो जो फाइटर प्लेन्स में मिसाइल्स लगा होता है, उसमें जो बारूद होता है, उसमें एक तरीके से इंजन की वजह से हीट सिग्नल्स हमें देखने को मिलते हैं, डिटेक्ट हो पाता है रडार में। लेकिन इसमें क्या होगा कि सब कुछ जो है वो प्लेन के अंदर होगा, और प्लेन का जो मटेरियल इस तरीके से होगा, टेक्नोलॉजी इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि ये इनविजिबिलिटी जो है वो प्राप्त कर सकता है, जिसकी वजह से अब इंजन वगैरह, मिसाइल्स वगैरह बाहर लटके नहीं हुए, जिसकी वजह से हीट सिग्नेचर्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से रडार डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। जिसमें F-22 रैप्टर एक बहुत अच्छा, और F-35 लाइटनिंग 2 जो एक बहुत अच्छा फाइटर प्लेन रहा है विश्व में, बहुत एडवांस है। अब इसके बाद हम 6th जनरेशन फाइटर प्लेन के बारे में हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कभी चाहते होंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूं, उनमें लोगों की डिमांड होती है कि सर आप इस टॉपिक के ऊपर में बनाइए, या फिर वो अपनी बात मुझसे कहना चाहते हैं, लेकिन कमेंट्स में ठीक से एक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते। तो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ये आप स्कैन करेंगे, आपको यहां पर मिल जाएगा। आप मेरे को यहां पर किसी भी ओपिनियन हो, कोई भी न्यूज हो, कोई भी कुछ भी आपका मतलब आर्ग्यूमेंट हो, वो यहां पर आप पेश कर सकते हैं। क्योंकि भले ही आप मेरे से अग्री ना करें, भले ही आप मेरे हर बात को ना माने, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग तो होते हैं जो बॉर्डर पार आते हैं, तो उनसे तो मेरे को आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन करना ही नहीं है। लेकिन भारत के भविष्य के लिए जो भारतीय हैं, जो कि बोल सकते हैं, जिनका अपना ओपिनियन हो सकता है कि सर इस तरीके से नहीं, हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, तो वो लोग भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स की। बट उससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपको क्यों लगता है कि फ्रांस ने इंडिया को ही क्यों चूज किया?
फ्रांस के पास बहुत सारे अलग थे, क्योंकि जापान भी एक बड़ा कंटेंडर था, लेकिन जापान ऑलरेडी जो है वो यूके और इटली के साथ फाइटर प्लेन्स 6th जनरेशन के बना रहा है। तो फिर फ्रांस को इंडिया ही एक अच्छा पार्टनर की तरह क्यों दिखा? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्रांस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखती है कि हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं, मैं झुकेगा नहीं। तो ये जो एटीट्यूड है भारत का, ये सबसे इंपॉर्टेंट बनाता है भारत को, क्योंकि जो भी देश है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, चाइना से झुकता है, आप किसी भी देश को देख लो, वो जो है वो अमेरिका के सामने में या चाइना के सामने में या रशिया के सामने में झुकेगा। बट वी हैव दिस इंडिपेंडेंस इन आर डोमेस्टिक पॉलिसी और आर फॉरेन अफेयर्स पॉलिसीज, जिसकी वजह से हमारा जो ऑटोनॉमी है वो मतलब मेंटेन है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हैं। पाकिस्तान जैसा देश या फिर कोई दूसरे छोटे देश जैसा देश जो है वो मतलब सीधा लेट जाता है, हम ऐसा नहीं है। आप 100% सैंक्शन लगाओ, 50 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल मेंटेन। हमारे देश को सैंक्शंस लगाए गए कई बार, चाहे वो हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए थे उसके बाद हो, चाहे कभी भी रशिया के साथ हमने तेल खरीदा हो, कभी भी। उसके बाद फ्रांस और इंडिया के बीच में एक कॉमन चीज है कि न्यूक्लियर डिटरेंस। वी आर रिस्पॉन्सिबल कंट्री, वी आर नो कंट्री दैट वुड लाइक अटैक अदर कंट्री विद न्यूक्लियर फोर्स। सो इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। पाकिस्तान हर बात में न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी को लेकर के आ जाएगा। सो इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर में कोई भी देश भरोसा नहीं करते हैं। पाकिस्तान का जो स्टेचर है वो वर्ल्ड वाइड इतना नीचे है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब को एक वेपन की तरह देखता है। लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत बोलता है कि हमें पीस मेंटेन करना है। वी विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स एज वेपन, वी विल यूज दीज वेपन्स एज डिटरेंस, कि हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करे। दैट इज वाई वी आर कीपिंग इट। बट अगेन आतंकवादी हमला भी एक तरीके से अटैक हुआ है, तो वी कैन नॉट से दैट आई विल नॉट यूज ऑन पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद कैरियर एविएशन भी है कि इंडिया की नेवी जो है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, और इंडिया के साथ फ्रांस ने ऑलरेडी स्कॉर्पियन जो सबमरीन है उसको, फ्रांस की एक नेवल कंपनी थी, उन्होंने बनाया, फिर इंडिया ने उसको यूज करना शुरू किया, और फ्रांस का जो स्कॉर्पियन सबमरीन है उसको इंडिया में कावेरी क्लास के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि उसको हम मतलब कमीशन करें, और बहुत सारे ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नाउ इंडिया का विजन यह भी है कि मेक इन इंडिया। नाउ आपको पता है कि फ्रांस को एक तरीके से यहां पर पार्टनर ही नहीं बल्कि बायर भी मिल चुका है। इसके साथ साथ इंडिया के छवि अच्छे होने के कारण इंडिया का जो स्टैंस, जो कि एक तरीके से हेजेमनी है साउथ एशिया में या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में, उस इन्फ्लुएंस का फ्रांस यूज कर सकता है। हम दूसरे देश, अफ्रीकन देश, आर्मेनिया और जो सेंट्रल एशियन कंट्री है उनको हम यहां पर दे सकते हैं। साउथ एशियन कंट्री को हम यहां पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इंडिया एक बहुत अच्छा यहां पर हो सकता है मैन्युफैक्चरर। एरोस्पेस एम्बिशंस, इसरो इंडिया का मतलब, क्योंकि वी हैव दिस पोटेंशियल कि हम अच्छा ग्रो कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, हमारे पास एफिशिएंसी है, हम कम प्राइस में भी एक अच्छा आउटकम वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसरो, डीआरडीओ, हेल, इंडिया की एरोस्पेस पावर। तो उसके बाद ब्रह्मोस के बाद इस तरह की चीजें होनी शुरू हो गई। अब इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। 1998 में हमने इंडिया के साथ फ्रांस के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शुरू कर दिया। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें फ्रांस और इंडिया सिर्फ ट्रेड नहीं करेगा, बल्कि इंडिया अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट, और फ्रांस अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के और ज्यादा डीपर लेवल पे इंगेज करेंगे इंडिया के साथ। देन उसके बाद मिराज 2000 हमने जो है फ्रांस के साथ खरीदा। देन रफाल की डील हुई, जो कि इतनी फेमस डील थी कि उसका इस्तेमाल हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के विरोध में किया, जिसके बाद पाकिस्तान और चाइना ने इस चीज को लेकर के एक अलग ही नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद हमें पता है स्कॉर्पियन के बारे में मैंने आपको बताया, रफाल इंडिया का एक नेवी कैरियर वेरिएंट है। इसके बाद 2026 में हम जानते हैं कि जून के महीने में इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी इमैनुअल मैक्रोन की मीटिंग होती है, जिसके बाद इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होना और इसके ऊपर में दोनों देशों का साथ में आना बहुत लाजमी हो जाता है।
नाउ ये जो 2026 में को डिजाइन, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो इंडिया ने बात रखी, क्योंकि इससे पहले जो फ्रांस का रुख था वो ये कि हम आपको अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। किसी भी वेस्ट देशों का अगर आप देखें डिमांड भारत को लेकर के, तो भारत जो है वो मार्केट की तरह भारत को वो देखना चाहते हैं कि वी विल सेल यू, वी कैन सेल यू, वी विल मेक, वी विल प्रिपेयर, वी विल लाइक बिल्ड द होल इक्विपमेंट एंड देन वी विल सेल इट टू यू। तो इसमें भारत एक कंज्यूमर की भूमिका निभा रहा है। वी कैन नॉट कॉल इट फ्रेंडशिप। व्हाई? क्योंकि इसमें भारत खुद नहीं बना पा रहा है। आप समझिए, भारत सिर्फ खरीद रहा है, तो भारत का जो पैसा वो दूसरे देशों में जा रहा है, लेकिन भारत उसको बनाना चाहता है और बना करके बेचना चाहता है, जिससे दूसरे देशों का पैसा भारत में आए। दैट इज व्हाट वी कॉल डिफेंस लेड एक्सपोर्ट। बट भारत ऐसा कर नहीं पा रहा था, क्योंकि दूसरे देश जो हैं वो इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर पा रहे थे कि हम कैसे बना रहे हैं, हम आपके साथ नहीं बनाना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते थे। जिसकी वजह से भारत ने साफ कह दिया कि हम आपके बायस बनने के लिए तैयार नहीं है। इफ यू वांट कोऑपरेशन, इफ यू वांट लाइक हैव इंडिया एज योर बैक, तो आपको इंडिया के साथ एक तरीके से पार्टनरशिप करना होगा, और वो पार्टनरशिप आप करेंगे तो म्यूचुअली बेनिफिट हम इससे उठा सकते हैं। और इसके बाद हम जो है वो डिजाइन शेयर करेंगे, हम डेवलप साथ में करेंगे, मैन्युफैक्चर बनाएंगे। आप यूपी, भारत जैसे किसी भी एक रीजन में आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री लग गई है, लोग यहां पर काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, और पैसा आ रहा है वो अलग। उसके बाद सिस्टम इंटीग्रेशन और नॉलेज मिल रहा है, टेक्नोलॉजी मिल रहा है। कल को अगर फ्रांस के साथ ही नहीं, अगर मान लो कि हमें खुद ही कोई दूसरी फाइटर जेट बनानी पड़े, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल तो हम किसी और भी चीजों में कर सकते हैं, स्पेस में कर सकते हैं। तो इसकी वजह से फ्यूचर ग्रोथ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया, डेवलप इन इंडिया। तो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो आ जाएंगे, हमारे इंजीनियर्स जो है वो स्किल्ड हो जाएंगे। नाउ वी शुड टॉक अबाउट द 6th जनरेशन कैपेबिलिटी, कि इतना हाइप जो 6th जनरेशन को लेकर के है वो क्यों है? क्योंकि 6th जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये न्यू जनरेशन ऑफ फाइटर, मैंड 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम का दिल रिमोट कैरियर्स होंगे। अब इसको मैं बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। रिमोट कैरियर्स होंगे क्योंकि इसमें जैसे अलग अलग ड्रोन्स वगैरह जो हैं, मिसाइल्स वगैरह जो हैं वो यहां पर होंगे, और ये कॉम्बैट क्लाउड की तरह काम करेगा। मतलब ड्रोन जो है, इसमें एक यहां पर फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन के चारों तरफ जो है वो ड्रोन वगैरह घूमेंगे, जो कि ड्रोन इसी फाइटर प्लेन के द्वारा यहां पर कॉन्डक्ट किया जाएगा। इसी फाइटर प्लेन के अंदर में जो प्रोग्राम है वो इस सारे ड्रोन्स को कैप्चर करेगा। यहां पर 4-5 ड्रोन लगे होंगे। अब देखिए, जहां पर इससे पहले ना फाइटर जेट्स के पास सैटेलाइट्स के विजुअल्स नहीं होते थे। सैटेलाइट्स का विजुअल्स होता था वहां, मतलब ऑफिस में, और ऑफिस के द्वारा जो है मतलब वो जो वॉर रूम होता है वहां पे होता था। वॉर रूम से जो है वो फाइटर प्लेन्स को जो है डिक्टेट किया जाता था, बताया जाता था कि आप इस तरीके से ऑपरेट कीजिए। लेकिन यहां पर सैटेलाइट का एक्सेस डायरेक्टली जो है वो मतलब फाइटर जेट के जो मतलब मॉनिटर होता है वहां पर होगा। उसके बाद ग्राउंड लेवल पर जो भी नेवी है, जो भी ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं, तो उन ट्रुप्स की जानकारी इनको पता चलेगा। इसके साथ साथ जो AWACS है, मतलब जो एयरबोर्न कि वहां पर कौन कौन सा रडार है, कौन कौन सा मिसाइल है, कौन हमको अटैक कर सकता है, तो ये सब की जानकारी यहां अंदर में बैठे जो कैप्टन है उसको मिल जाएगा, और इसी को हम कॉम्बैट क्लाउड कहते हैं। और ये कॉम्बैट क्लाउड अभी तक 5th जनरेशन प्लेन सब में नहीं देखने को मिला है। तो 5th जनरेशन में है, बट इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो डेवलप देखने को मिल रही है। लेकिन इसको मैं एक तरीके से एक्चुअल बैटल ग्राउंड में ये किस तरीके से अपना रोल कंट्रीब्यूट करेगा विथ सीन्स मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। तो 5th जनरेशन कहता है कि मुझे देखना मुश्किल है, बिकॉज वी हैव दिस स्टेल्थ कैपेबिलिटी कि हम इनविजिबल हो जाएंगे। 6th जनरेशन कहता है कि मैं पूरा बैटल फील्ड को देख सकता हूं, ट्रूप डिप्लॉयमेंट देख सकता हूं, कहां तुम्हारा शिप डिप्लॉयड है, कहां सबमरीन्स आ रहा है, कौन सा सैटेलाइट विजुअल्स कैसे है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से तुम्हारा रडार काम करता है, किस तरीके से तुम्हारे मिसाइल्स तुमने डिप्लॉय करके रखे, सबकी जानकारी हम यहां पर एक फाइटर प्लेन देख पाएगा। और अगर उस फाइटर प्लेन को मान लो कि सामने से अटैक आता है, तो फिर वो अपने फाइटर प्लेन्स के अंदर में जो ड्रोन्स है, जो उस फाइटर प्लेन के मूवमेंट के साथ घूम रहे हैं, ठीक है, वो उसके साथ जा पाएंगे। तो आप इस तरीके से इसको आप इमेजिन करके यहां पर देख सकते हैं। स्टेल्थ कैपेबिलिटी होगी कि भैया एडवांस लो ऑब्जर्वेबल, जब 5th जनरेशन में स्टेल्थ कैपेबिलिटी इतनी हाई होगी तो इसमें तो बहुत ज्यादा होगी ही होगी। उसके बाद जो सेंसर फ्यूजन है कि AI जो है
अब यहां पर इससे पहले क्या होता था कि जो भी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी वो कंप्यूटर क्या कर देता था कि सीन टू सीन बताता कि देखो ये चीज है, ये यहां पर ये है, 50 डेटा जो है मॉनिटर के सामने में हो जाता था और 50 डेटा को खुद ही कैप्टन को जो है, पायलट को जो है वो एक तरीके से एनालाइज करना होता था, उसका डिसीजन खुद लेना पड़ता था। लेकिन यहां पर ये सब डेटा को क्या करेगा, जो एआई इनकलकेट हमने किया है उस एआई इन सभी डेटा को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद एक प्रॉपर आउटकम निकालेगा कि इस सिनेरियो में जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद वो 4 बेस्ट डिसीजन, 4 नहीं 2 5 जितना भी हो, बता सकता है कि हम ये करेंगे तो ये इंपैक्ट होगा, ये करेंगे तो ये इंपैक्ट होगा। तो इसकी वजह से सेंसर फ्यूजन हो गया, जिसकी वजह से जो पायलट है ना वो मजदूर की तरह नहीं बल्कि ब्रेन की तरह यहां पर काम करेगा। तो मैन्ड फाइटर, ड्रोन 1, अब देखो यहां पर एक फाइटर प्लेन रहेगा, उसके साथ ड्रोन 1 रहेगा जो कि देख पाएगा कि भाई फाइटर प्लेन यहां है ना, और उसके बाद मान लो कि कोई मिसाइल उसको अटैक करने के लिए आ रहा है, तो ये फाइटर प्लेन से एक ड्रोन निकल के बाहर चला जाएगा, पहले ही फाइटर प्लेन से आगे रहेगा, वो देखेगा कि भाई आगे का सीन क्या है, कोई मिसाइल तो नहीं आ रहा है, ये वो। उसके बाद दूसरा जो ड्रोन है वो बाहर निकलेगा और जो रडार, जो दुश्मन का रडार है उस रडार को वो जाम करेगा, क्योंकि हीट सिग्नेचर्स वो क्रिएट करने लगेगा। तो रडार को लगेगा कि ये पोजीशन है ड्रोन का, लेकिन वो तो ड्रोन होगा, डिकॉय होगा, जिसकी वजह से वो जो फाइटर प्लेन है वो बच जाएगा, उसके ऊपर में अटैक नहीं आएगा। ड्रोन 3 जो है वो ड्रोन को दुश्मन को कंफ्यूज करेगा कि हमारी लोकेशन ये है, यहां है। और ड्रोन 4 जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक भी करेगा कि अगर मान लो कोई फाइटर प्लेन आ रहा है और उसको हम रोक नहीं सकते हैं, है ना, मिसाइल्स वगैरह से, तो ड्रोन सीधा जाकर के उससे टकरा जाएगा, तो इसकी वजह से फाइटर प्लेन जो है वो बच जाएगा। तो ये सब कैपेबिलिटी जो है वो यहां पर मतलब 6th जनरेशन के पास यहां पर होगा, आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद एक बार बैटल ग्राउंड सिचुएशन को देख सकते हैं कि आप यहां पर देखिए कि सबसे पहले एक फाइटर प्लेन आसमान में उड़ रहा है और उसको मल्टीपल सेंसर्स जो है वो डिटेक्ट करता है कि भाई यहां पर सैटेलाइट्स के थ्रू जो AWS-CS जो कि काम कर रहा है, जो लोकेशंस बता रहा है, जो अदर एयरक्राफ्ट, जो दुश्मन देश का एयरक्राफ्ट है वो आ रहा है, जो ग्राउंड पे रडार हैं तो उन ग्राउंड रडार की पोजीशनिंग क्या है वो बता पाएगा, जो बगल में शिप वगैरह आ रहा है उसकी लोकेशन यहां पर बता पाएगा। तो ये एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन फाइटर है, ये एक ब्रेन की तरह ऑपरेट यहां पर कर रहा है। इसके बाद क्या करेगा कि फाइटर प्लेन तो अकेला होता है, अभी तक अकेला था, वो 4 फाइटर प्लेन एक साथ उड़ करके जा सकते थे, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी थी, एक फाइटर, एक पायलट जो दूसरे पायलट से पूछ सकता था। लेकिन यहां पर क्या है, जो फाइटर प्लेन है वो अपने साथ एक फौज लेके जा रहा है, जो पायलट है वो अपने साथ एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक तरीके से अलग अलग टूल्स एक साथ लेके जा रहा है, एक फौज लेके जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर देख सकते हैं रिकॉन्सेंस जो मैंने आपको बताया, डिकॉय, डिस्ट्रैक्शन, इन सब की तरह यहां पर काम करेगा। और उसके बाद जो रिमोट कैरियर्स होंगे, जो रिमोट कैरियर्स गो अहेड इन द हाई रिस्क जोन, दे डिटेक्ट जैम कंफ्यूज, जो मैंने आपको बताया वो डिटेक्ट करेगा दुश्मन कहां है। और उसके बाद इन सब के बाद कॉम्बैट क्लाउड के जरिए एनालिसिस होगी और रिजल्ट पता होगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट के ऊपर में पायलट को एक्शन लेना होगा और पायलट इसके थ्रू जो है उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देगा और दुश्मन देश को तबाह कर देगा। तो यह था आपका इंडिया का फ्रांस के साथ मिलकर के 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स। बट इंपॉर्टेंट यह है कि आप जिस टेक्नोलॉजी को आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, यह टेक्नोलॉजी कई देशों के पास ऑलरेडी है, लेकिन भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के पास पैसा नहीं है। भारत के पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो हैं वो रेवड़ियां बांट रहे हैं, हम जो हैं वो बिजली फ्री कर रहे हैं, पानी फ्री कर रहे हैं, हजारों करोड़ों की जो है सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे टैलेंट डेवलप नहीं हो रहा है, जिससे रिसर्च नहीं हो रहा है ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम एग्रीकल्चर में अगर हजारों करोड़ों सब्सिडी दे रहे हैं तो उससे हमारा आउटपुट बढ़ जा रहा है, नहीं, उससे जो है हमारा एडवांसमेंट बढ़ जा रहा है, उससे जो है किसानों का जो काम है वो आसान हो जा रहा है, किसानों को बेहतर चीजें मिल रही है, नहीं, पैसा आ रहा है, उस पैसा को तो दे रहे हैं वापस। टैक्स आपको, जो सरकार को जो टैक्स मिलता है वो टैक्स क्यों मिलता है? ताकि एडवांसमेंट करे, लोगों की लाइफ को बेहतर बने। ऐसा थोड़ी है कि पैसा मिल रहा है उस पैसा को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 10-10 हजार रुपए बांट दो। तो अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को इन रेवड़ियों से आजाद होना पड़ेगा, भारत को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में खर्च करना पड़ेगा, अपने नए नए टेक्नोलॉजी। अभी तक हमारे देश के पास कोई भी एक तरीके का अच्छा एआई नहीं है, यूएसए, चाइना सबके पास है। हमारे पास अभी भारत ने बोला है कि हमें भी स्पेस में जाना है,
चाइना का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं है, भारत चाइना का नहीं है, यूएसए का है, यूरोप का है, सबका है, भारत का नहीं है। भारत ने भी बोला है कि हमें यह काम करना है। तो यह सब कैसे होगा जब भारत जो भी फालतू जगहों पर पैसा खर्च कर रहा है उन पैसा को एकत्रित करे और उसका इस्तेमाल ऐसे टेक्नोलॉजी में करे। और अगर मान लो कि यह टेक्नोलॉजी हमें आ रहा है तो इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ग्राउंड लेवल पर काम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एएमसीए और एफसीएस के बीच का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। और एक तरीके से फाइटर जेट का जो सबसे कठिन हिस्सा होता है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये सब नहीं। ओके, नाउ द ग्लोबल रेस बिगिन। यहां पर क्या हो रहा है कि भारत एक ऐसे कंपटीशन में पहुंच गया है जिस कंपटीशन में भारत को सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूएसए अलग से एनजीएडी बना रहा है, F-47 मैंने आपको बताया, नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। चाइना का अलग ही है, आपका ओपन सोर्स डेजिग्नेशन अभी तक बताया नहीं है चाइना ने, बट ऑफ कोर्स J-36 जैसे देश है। उसके बाद फ्रांस, इटली और यूके GCAP बना रहे हैं, ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। तो भारत को भी इन सब देशों के साथ कंपटीशन करना होगा। उसके बाद रिपोर्ट देखो, स्टेल्थ फाइटर चाइना के पास ये सारी कैपेबिलिटी है, इंडिया भी अब अगर उसको लाएगा तो फिर इसी तरीके से लाना होगा। तो पहले इंडिया बाई करता था, अब इंडिया बिल्ड कर रहा है, फ्यूचर में इंडिया इसको को डेवलप करेगा और दूसरे देशों को बेचेगा। इसमें सबसे आसान चीजें क्या होगी? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, वर्क शेयर मिलेगा, पैसा हमें कमाने को मिलेगा, कॉस्ट कम लगेगा हमें, क्योंकि हम दूसरे देश से खरीदे तो कम, मतलब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, खुद ही बनाएंगे तो कम में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहां पर मिल सकती हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि भैया इससे हमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है इसमें हमें एरोस्पेस के बारे में नॉलेज मिल रहा है, स्किल हमारे इंजीनियर्स ले रहे हैं, लोग ले रहे हैं, एआई इंजन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, अनमैन्ड सिस्टम के बारे में, और इसी से स्किल को लेकर के हो सकता है कि हम अपना जो 5th जनरेशन के ऊपर में काम कर रहे हैं, कावेरी इंजन के ऊपर में जो काम कर रहे हैं उसमें भी यहां पर मदद मिल पाए। तो अब यहां पर देखना होता है कि भैया भारत जो है वो क्या काम करता है, भारत क्या इस चीज को आगे बढ़ाता है। मैं तो बोलता हूं कि वर्क शेयर के ऊपर में ध्यान मत दो। अगर आपको फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल रहा है, पता चला है कि कैसे ऑपरेट होता है, तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कि भारत और फ्रांस जिस तरीके से दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि फ्रांस को अलग ही प्रॉब्लम है यूएसए से, डोनाल्ड ट्रंप को सबसे प्रॉब्लम है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए को फ्रांस जैसे देश एक कॉम्पिटिटर लगते हैं, क्योंकि यूएसए जो है वो यूरोप में मतलब एक तरीके से जो उनका नेटो है, इस नेटो को लीड कौन कर रहा है? यूएसए। तो यूरोप के लोग किसके ऊपर में डिपेंडेंट है? यूएसए के ऊपर में। पर फ्रांस चाह रहा है कि भाई यूएसए को बाहर करो और यूरोप के लीडर हम बनेंगे, जैसे हमारा है ना इंडो पैसिफिक रीजन का लीडर बनना है, वैसे ही फ्रांस का भी है। तो फ्रांस का अलग कंपटीशन है यूएसए के साथ। तो फ्रांस इससे पहले भी बहुत सारे मौकों पर भारत के साथ आ गया है, और फ्रांस ऐसा नहीं है कि भाई कभी भी हमारा फ्रांस के साथ 20 साल से हम अच्छे रिलेशन में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूएसए के साथ हम इतने अच्छे रिलेशन में, कभी वो सैंक्शन लगाते हैं, बताओ, कभी हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। फ्रांस हमारा हर चीजों में साथ देता है। तो इसी वजह से फ्रांस एक ऐसा देश है जिसके ऊपर में हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और जो देश के ऊपर में हमारा ट्रस्ट होता है उसी देश के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। सो आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्योंकि इंपॉर्टेंट यह भी है कि इस तरह की बातें जो कि देश के हित में हो वो आप लोगों तक पहुंचाएं। कैसे? तो आप अगर इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा, अगर इससे कुछ जानकारी मिला, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो ग्रो होगा, है ना। और आपका जो भी ओपिनियन है कि करना चाहिए ज्वाइन, नहीं करना चाहिए, चाइना को कैसे कॉम्पीट करना चाहिए, पाकिस्तान को कैसे, वो अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि इतना पैसा इसमें क्यों लगाना, हमारे देश में भुखमरी है, हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, पहले उसको करते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, और लेट द वर्ल्ड नोज व्हाट इंडिया थिंक्स। और मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हमेशा की तरह जय हिंद।